हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की डिक्टेशन की स्पीड है 100 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं आरंभ में ही मंत्री महोदय को यह कहकर निराश करूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं इसका विरोध करता हूं। सरकार की कराधान नीति क्या है? मंत्री महोदय ने बजट भाषण में कहा है कि संपदा शुल्क से की जाने वाली वसूली ज़्यादा थी। अब छूट सीमा 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो मुझे इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि इसे 1 लाख रुपए तक क्यों बढ़ाया जाए। आज विश्व में मैं समाजवादी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि पूंजीवादी देशों जो कल्याणकारी देश समझे जाते हैं में भी कर लगाने के 2 प्रयोजन होते हैं: संसाधन जुटाना तथा आय और संपत्ति में असमानता कम करना। लोक वित्त का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सबसे अधिक भारी वजन उन पर ही डाला जाए जो इसे सहन कर सकते हैं। धनी लोगों के पास धन का ही महत्व नहीं है। जिन लोगों के पास बहुत संपत्ति और आय है, उनको चाहिए कि वे अधिक कर अदा करें। कराधान नीति का एक सुस्थापित सिद्धांत यह है कि सरकार को प्रत्यक्ष करों पर अधिकाधिक निर्भर होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष करों के मामले में करों का प्रभाव केवल उन्हीं लोगों पर पड़ता है जिन पर कर लगाए हैं। ऐसी स्थिति में करों के प्रभाव से बचना या अलग हो जाना संभव नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धनी लोगों द्वारा प्रत्यक्ष कर अदा किए जाते हैं। मुख्यतया वस्तुओं पर लगने वाले कर गरीबों द्वारा अदा किए जाते हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं पर करों का प्रभाव डाल दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल अर्थात कांग्रेस यह जोरदार घोषणा करती है कि वह समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लिए कटिबद्ध है। आखिर कांग्रेस में उन्होंने समाजवादी ढंग से समाज की बात की थी। भारत के संविधान के प्राकथन में कहा गया है कि भारत समाजवादी देश है। जब श्रीमती गांधी से समाजवाद का अर्थ पूछा गया तो उन्होंने कहा, इसका अर्थ सही तो मालूम नहीं है। वस्तुतः यह काफ़ी पुरानी विचारधारा हो गई है और अब इसका स्वरूप बदल गया है। अब आपकी अपनी परिभाषा है समाजवाद के लिए। मैं इस समय समाजवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। कल्याणकारी राज्य में भी गरीबों से यह नहीं कहा जाता है कि वह कर अदा करें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच के संबंध देखिए। यहाँ तक कि ब्रिटिश काल में भी अधिकतम राजस्व प्रत्यक्ष करों से आता था, परंतु स्वतंत्रता के बाद स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ और अब अधिकांश राजस्व प्रत्यक्ष करों से आता है। उसमें भी अधिक से अधिक उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य करों से आता है और प्रत्यक्ष करों से राजस्व आना कम हो रहा है। मान्यवर, जब आप कम वेतन देने
की बात करते हैं तो वहाँ की परिस्थितियों को अवश्य देखें। अभी पिछले दिनों में हम कृषि के बारे में एक बिल पर चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ कहा गया था कि हमारे देश में कृषि का विकास असमान हुआ है और केवल 15% क्षेत्र में 56% उत्पादन बढ़ा है। यदि इसको मानक मानकर श्रमिकों की मजदूरी तय करेंगे तो निश्चित रूप से यह व्यवहार्य नहीं होगा। इसलिए जो ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रति एकड़ उपज कम होती है वहां उसके अनुरूप मजदूरी तय करना ज़रूरी होगा। आपके यहाँ से वह मार्गदर्शक नियम है कि हर दूसरे साल कम वेतन अधिनियम के अंतर्गत उनकी मजदूरी को पुनरीक्षित किया जाए, लेकिन ऐसा ना करके आज बिहार में वर्षों से गरीबों का शोषण हो रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ के मजदूरों की मजदूरी का पुनरीक्षण नहीं किया, इसलिए वहाँ कम मजदूरी मिल रही है। इन सारी बातों को सरकार को ध्यान में रखना होगा कि कौन से इलाके में कृषि का उत्पादन अधिक है और कौन से में नहीं है और कहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, उसका निर्धारण करना होगा। सभापति जी, मैं इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूँ, क्योंकि किसी प्रगतिशील और विकासशील देश के लिए इस प्रकार की अनुपूरक मांगों का जाना स्वाभाविक होता है। मुझे खेद है कि समय का अभाव है, इसलिए मैं कुछ रचनात्मक सुझाव ही देना चाहूँगा जो विशेष तौर से आज के हालात में ठीक है। सबसे पहले मैं कुटीर उद्योग के बारे में कहना चाहता हूँ। आज शहरों पर बड़ा दबाव है। आवास की समस्या वहाँ बनी हुई है। लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि हम गाँव की तरफ लोगों का रुझान शुरू करें तो उसका एक ही तरीका है कि हम लघु उद्योग को प्राथमिकता दें, जिससे गाँवों के अंदर छोटे छोटे कारखाने लगाए जाएं और लोग उसमें काम करें। उससे बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी, तो लोगों का रुझान भी शहर के बजाय गाँवों की तरफ होगा। इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि गाँवों की तरफ रुझान करने के लिए गाँवों में भी वही सुविधाएं दी जाएं जो कि शहरों में दी जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण तथा इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में यातायात बढ़ने से यह नया अंतर्देशीय जलमार्ग आज बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए ठीक है कि मंत्री जी ने इस मार्ग को खोलने के लिए यह विधेयक पुनः स्थापित किया है। हालांकि इस नए प्राधिकरण के कार्यकरण में सुधार लाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और यातायात के भी पिछले कई दशकों के अनुभव पर विचार करना चाहिए। दूसरा, यदि यातायात उपलब्ध है, चाहे यह सड़क से हो या जलमार्ग द्वारा हो, तो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ठहरने के लिए आपत्ति नहीं हो सकती है।
इस मामले में भी विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, जब हम लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों के वही मार्ग पर बसने की आशा करते हैं, तो परिवहन अनिवार्य हो जाता है। इस दृष्टि से यह बहुत अनिवार्य हो जाता है। मुझे यह देखकर खुशी है कि मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए जलमार्गों पर विचार शुरू किया है। गोवा में यह मार्ग 20 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहा है। हमारे पास फेरी नाव है जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण गोवा से उत्तर गोवा जाना चाहता है तो उसे लगभग 10 मिनट की अवधि के लिए बीच में फेरी नाव का उपयोग करना होगा। अधिकतम सभी जगह पुल हैं। फिर भी मेरे क्षेत्र गोवा में अंतर्देशीय जलमार्ग में फेरी नावों का बहुत उपयोग होता है। लेकिन महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि सड़क यातायात के साथ-साथ यह साधन भी हमारे पास है। इसके बाद दरों के बारे में मैं विशेष रूप से यात्रियों के भाड़े का उल्लेख करूँगा। भाड़े भी उचित होने चाहिए ताकि उन लोगों को दंड ना दिया जाए जो इस नई सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।